एक समय था कि परिवारों में कुछ दर्जन लोग हुआ करते थे, लेकिन आज विश्व के कई हिस्सों में 2 लोगों का साथ रहना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अगर एक महिला अकेली मां को बच्चे की परवरिश करनी पड़े तो उसे क्या करना चाहिए? सद्गुरु, आज हम यूरोप में हर जगह दक्षिणपंथी आंदोलन का उदय देख रहे हैं, यानी कि राइट विंग मूवमेंट्स का। हालांकि यह बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी मूल्यों से घिरा नहीं है और धर्म से भी काफ़ी दूर है। आपको क्या लगता है कि इसका स्रोत क्या है? सद्गुरु कहते हैं, दक्षिणपंथी आंदोलन आज आमतौर पर हर जगह बढ़ा हुआ है। मुझे लगता है कि यह पिछले कुछ दशकों में वामपंथी आंदोलन से उपजी बंजरता या कहे निराशा का कुदरती नतीजा है। वामपंथी आंदोलन आपकी बुद्धि को तो संतुष्ट कर सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी को नीरस और बंजर कर देता है। इसलिए वामपंथी और वामपंथी तर्क बुद्धि का स्वाभाविक और प्रतिक्रिया के रूप में नतीजा दक्षिणपंथी आंदोलन है। वामपंथ आपकी आत्मा को एक बंजर रेगिस्तान बना देता है। इवा पावलिक ने पूछा, ऐसा क्यों है? तो सद्गुरु कहते हैं, क्योंकि यह महज तर्क बुद्धि इंटेलेक्ट से जुड़ा है, इसमें जीवन नहीं है। जो चीज बौद्धिक रूप से सही हो, जरूरी नहीं है कि जीवन के नजरिए से उसका कोई मतलब निकले। ये अफसोस की बात है कि वामपंथ की प्रतिक्रिया स्वरूप दुनिया दक्षिणपंथ की ओर मुड़ रही है। यह भी कोई समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि कुछ देर बाद यह तर्क बुद्धि के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगा और आपके भीतर एक संघर्ष शुरू हो जाएगा। इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत है मानव चेतना को विकसित करने की। इंसानों के अंदर यह तलाश जारी है। अतीत के विभिन्न धार्मिक व अंधविश्वासी चीजों से जुड़ी बेतुकी और अर्थहीन मान्यताओं को देखकर लोग जब वामपंथ की ओर मुड़े तो उन्हें लगा कि यह उनका एक अक्लमंदी भरा फैसला था। लेकिन आज लगता है कि कुछ दशक पहले जो चीज करना काफी अक्लमंदी भरा लगता था, उसने जीवन को बंजर और अर्थहीन बना दिया है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, इसलिए वे फिर से वापस उन्हीं पुरानी चीजों की ओर मुड़ रहे हैं। यहां तक कि कम्युनिस्ट देश भी एक तरह से दक्षिणपंथी विचारधारा की तरफ मुड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि रूस दक्षिणपंथ की ओर चला जाएगा। हो सकता है कि अगले 2-3 दशकों में चीन भी इसी दिशा में चलने लगे, क्योंकि वामपंथ जिंदगी को विशुद्ध रूप से तर्क बुद्धि से जोड़ रहा है, लेकिन साथ ही इसमें खालीपन भी भर रहा है। आज सबसे ज्यादा जरूरत जिंदगी के प्रति एक संपूर्ण नजरिया अपनाने की है, और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक इंसान अपने भीतर की ओर देखना शुरू न कर दे। लोग सिर्फ बाहरी तौर पर समाधान की तलाश में जुटे हैं। वैचारिकता के स्तर पर वामपंथ और दक्षिणपंथ के बीच ऊहापोह उसी का नतीजा है। इवा पावलिक ने कहा, आज पूरे यूरोप के परिवारों में जो हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं लगभग 3.25 करोड़ की आबादी वाले देश पोलैंड से हूं, जहां 6,80,000 माताएं अकेली है। मुझे लगता है कि यह सब जो रहा है वह सिर्फ व्यक्ति के स्तर पर ही नहीं हो रहा, बल्कि किसी न किसी कारण से यह सामाजिक स्तर पर भी हो रहा है। सद्गुरु कहते हैं, आपने जो पहला सवाल किया वह काफी हद तक इससे जुड़ा हुआ है।
वामपंथ और परिवार साथ साथ ठीक से नहीं चल सकते, क्योंकि आपका झुकाव अगर वामपंथ की तरह ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि यह कम्युनिज्म यानी साम्यवाद है। ईवा पावलिक ने पूछा, तो फिर दक्षिण पंथ इसका जवाब हो सकता है क्योंकि वहां परिवार की अहमियत होती है। सद्गुरु ने कहा, यह कोई जवाब नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका झुकाव वामपंथ की ओर होता है इस तरह की समस्याएं आती है, क्योंकि वामपंथ विशुद्ध रूप से जिंदगी को तर्क बुद्धि के नजरिए से देखने का नाम है। जब आप अपनी तर्क बुद्धि को महत्व देते हैं तो ये हर चीज में अपना दबदबा बनाने लगती है। जीवन के भौतिक पहलुओं को संभालने के लिए तो तर्क बुद्धि ठीक है, क्योंकि तर्क बुद्धि की प्रकृति ही भेदकारी और चीड़ फाड़ कर विश्लेषण करने वाली होती है। अगर आप बहुत ज्यादा बौद्धिक हो गए तो आप किसी और के साथ तारतम्य नहीं बैठा पाते, क्योंकि आपकी तर्क बुद्धि अपने आप में बेहद अनूठी और अलग होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बुद्धि जिन सूचनाओं के आधार पर काम करती है वह संग्रह अपने आप में अलग होता है। किसी भी दूसरे व्यक्ति की स्मृति वैसी नहीं होती जैसी आपकी होती है। दरअसल जैसे जैसे आप ज्यादा बौद्धिक होते जाते हैं तो माना जाता है कि आप कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी हो रहे हैं, लेकिन तब आप किसी के साथ रहने लायक नहीं बचते हैं। फिर आप किसी से भी किसी भी बात पर पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकते। जबकि दक्षिणपंथी लोग एक साथ मिलकर बैठ सकते हैं, एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं और वे सब सोचते हैं कि वे सब एक है। लेकिन आप जितना बौद्धिक होते हैं उतना ही आप अकेले हो जाते हैं। इस दशा में 10 लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, 2 लोग भी साथ नहीं रह सकते। एक समय था जब परिवार का मतलब कुछ दर्जन भर लोगों से हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे हम बौद्धिक होते गए वैसे वैसे परिवार का मतलब पति पत्नी और थोड़ा बहुत माता पिता से होने लगा। फिर हमें माता पिता भी सहन नहीं हुए तो परिवार सिर्फ पति पत्नी और बच्चों तक सिमट कर रह गया। अब तो सिर्फ महिला और अब उसका बच्चा ही बचे हैं, क्योंकि अब तो 2 लोग भी साथ नहीं रह सकते। दरअसल यह जीवन में तर्क बुद्धि के वर्चस्व का स्वाभाविक नतीजा है। तर्क बुद्धि ही अकेली बुद्धि नहीं है। हमारी बुद्धि या प्रज्ञा के दूसरे पहलू भी है। हम जब तक उन दूसरे पहलुओं को नहीं तलाशेंगे तब तक साथ रहना असंभव है। इसमें कोई शक नहीं कि महिला को ही आखिरकार जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, क्योंकि उसके पास बच्चा होता है। जब इस तरह की संस्कृति पनपने लगती है तो लोग इसी को आज़ादी की शुरुआत समझने लगते हैं। लेकिन आगे चलकर आपको समझ में आता है कि यह बंधन की गंभीर अवस्था है, क्योंकि जिंदगी के नतीजे आपको बांधने लगते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि आप आज़ाद हैं, लेकिन जिंदगी के नतीजे आपको कुछ इस तरह बांधते हैं कि आप इससे बाहर ही नहीं निकल पाते। तो अत्यधिक भौतिक आज़ादी की सोच ही समस्या की असली जड़ है, जो महिलाओं को पीड़ित करती है। शुरू में लगता है कि महिलाएं आज़ाद हो रही है, लेकिन बाद में सामने आता है कि सबसे ज़्यादा मार उन्हीं को पड़ रही है, क्योंकि जैविक रूप से जीवन कुछ ऐसा ही है।
सबसे खास बात, स्त्री और पुरुष दो अलग अलग प्रजातियां नहीं है, वे एक ही प्रजाति है। अतीत में हुए एक खास स्तर एक महिलाओं के शोषण के चलते महिलाओं की आज़ादी और महिलाओं से जुड़े मुद्दों की बातें शुरू हुई। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अब हम उसका उल्टा कर रहे हैं। ये भी तमाम दुखों और पीड़ाओं का कारण बनेगा। शादी का बुनियादी आधार ये है कि इंसान के बच्चे दूसरे प्राणियों के बच्चों की तरह नहीं होते। मानव शिशु को खास तरह के देखभाल व ध्यान देने की जरूरत होती है। इसलिए शादी की अवधारणा सामने आई, वरना तो लोग जैसे चाहे रह सकते थे। रिश्तों के बंधने के पीछे सोच यही थी कि बच्चों को खास तरह की देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपके रिश्ते कम से कम 25 से 30 साल तक चलने चाहिए, वरना बच्चों का पालन पोषण और अगली पीढ़ी को आकार व दिशा देने का काम गंभीर रूप से प्रभावित होगा। बच्चे को जन्म देने का आशय सिर्फ संतान उत्पत्ति, संतान पैदा करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद अगली पीढ़ी का निर्माण है। एक पीढ़ी के तौर पर हम लोग जो अगली पीढ़ी बनाने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी जैसी होंगी, यह सिर्फ शादी नाम की संस्था के स्थायित्व व स्थिरता पर निर्भर करेगा। अफसोस की बात है कि लोगों को लगता है कि शादियां स्वर्ग में तय होती है और स्वर्ग अपने आप में एक तबाही की वजह बन रहा है। हमें यह समझना होगा कि इंसान जिस तरह के बच्चों को जन्म देता है, उसी के चलते हमें शादी जैसी संस्था की खोज करनी पड़ी। बिना देखभाल और पालन पोषण की वे जंगली जानवर की तरह हो जाएंगे। इवा पावलिक ने पूछा, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे जो महिलाएं अकेले ही बच्चों का लालन पालन कर रही है? सद्गुरु कहते हैं, ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ एक महिला बनकर नहीं रहना होगा, अब आपको महिला और पुरुष दोनों ही बनना होगा। आपको माता और पिता दोनों की ही भूमिका अदा करनी होगी, वरना बच्चा एक पूर्ण इंसान नहीं बन पाएगा। देखिए, हर बच्चे को, चाहे वह लड़का हो या लड़की, बेहतर विकास के लिए एक स्थिर व प्रेम भरा माहौल चाहिए, जहां उसे हर स्तर पर जरूरी प्रेरणा और बढ़ावा मिल सके। लोग अक्सर सोचते हैं कि बेटी एक माँ की छांव में ही बड़ी हो सकती है और बेटे को पिता की ज़रूरत है। यह सोच गलत है। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ही उनके आसपास स्त्रियोचित स्त्री से जुड़ी व पुरुषोचित पुरुष से जुड़ी परवरिश का होना ज़रूरी है। तभी वे एक संतुलित इंसान बनेंगे। अगर उनके आसपास एक ही तरह की, जैसे कि सिर्फ स्त्रियोचित परवरिश होगी, तो वे एक तरह के इंसान बनेंगे। अगर केवल पुरुषोचित परवरिश होगी तो वे दूसरे तरह के इंसान बनेंगे। इसलिए बच्चों के आसपास स्त्रियोचित व पुरुषोचित दोनों ही परवरिशों का होना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।